नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय। और हम लोग जानते हैं कि जैसे कि 8वीं कक्षा तक परीक्षा सेमेस्टर वाइज होती है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो 60% कोर्स आ जाता है किसी भी विषय का, वो सेकंड सेम में जो है नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी तालिका दी हुई है विषय सूची की, और उसमें जो है कुल 17 अध्याय बताए गए हैं। तो अभी जो है लगभग 60% कोर्स में आपका 10 अध्याय तक जो है आ जाता है, और 11-12 से लेकर और 17 अध्याय तक का कोर्स जो है हमारे सेकेंड सेम में यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज से हम लोग अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अध्याय 11, ये रहा हमारा अध्याय 11, जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर नाम में देख सकते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत का अर्थ होता है किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों का गमन, है ना। जैसे कोई धातु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा में गमन कर रहे हैं, तो जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों के इसी प्रवाह को, प्रवाह यानी धारा, जैसे नदी की धारा बहती है वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की जब धारा बहती है तो उसकी जो विपरीत दिशा होती है वहाँ विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। तो विद्युत जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है धारा विद्युत। स्थिर विद्युत का अर्थ ये होता है जैसे कोई क्या कहते हैं पदार्थ है और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो प्रकार के चार्ज जो है उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जो माइनस चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपनी जगह पर जब स्थिर रहता है, ठीक है, अब गतिशील नहीं होता है, उनके चार्ज, माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अध्ययन को जो है हम स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत के अंतर्गत। ठीक है, और धारा विद्युत के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये मान लीजिए परमाणु है, और इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन स्थित होते हैं जो कि धनायन होते हैं, और बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं जो ऋणायन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन क्या कहते हैं गतिशील नहीं हो सकते क्योंकि वो नाभिक में होते हैं, तो वो बाहरी कोशों को पार करके और गति करने में अक्षम होते हैं, भारी भी होने की वजह से, है ना। तो गतिशील कौन होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होते हैं, और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इसीलिए विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या लिखा है। हमारे अभिभावक हमें अक्सर ये चेतावनी देते हैं कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को न छुएं। ठीक है, आपके मम्मी पापा क्या बोलते रहते हैं कि कोई भी लाइट का जो सामान है उसको, जैसे स्विच बोर्ड है, पंखा का बटन है ना, ये सब, कंप्यूटर है, टीवी है ना, इन सबको हमको चालू करने के लिए पहले अपने हाथों को सुखाना चाहिए, कभी भी गीले हाथों से इनको नहीं छूना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को छूने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि जो जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है और आसानी से जो है इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण जो है हमारे शरीर में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ का अर्थात वह सभी वस्तुएं जिनको जो है हम देख, सुन, छू सकते हैं और जिनका अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उनको हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास उपस्थित हर वस्तु जो कुछ भार रखती है और कुछ स्थान अपना आयतन ग्रहण करती है,
वो जो है पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो उस पदार्थों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं विद्युत के आधार पे। ठीक है, विद्युत के प्रवाह के आधार पे एक होते हैं सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ उन्हें कहेंगे जिनके अंदर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि इन पदार्थों की सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और दूसरे होते हैं कुचालक पदार्थ। ठीक है, कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। ठीक है, तो सुचालक पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कि मानव शरीर है, किसी जीव जंतु का शरीर है, वो जो है सुचालक पदार्थ के अंतर्गत आएगा। जल सुचालक पदार्थ के अंतर्गत आएगा। किंतु जो आसुत जल होता है, आसुत जल आप लोग जानते हैं, जल अध्याय में पढ़ चुके हैं हम लोग कि आसुत जल जो है ऐसा जल होता है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि खुली हुई नहीं होती है। तो जो आसुत जल होता है वो कुचालक होता है विद्युत का। लेकिन जो हमारा रेगुलर यूज़ करने वाला जल है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के लवण इत्यादि घुले हुए होते हैं, तो वो जो है एक सुचालक पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आसुत जल कैसा होता है, कुचालक होता है। और सामान्य जल या समुद्र का जल, नदी का पानी, नल का जल, ये सब क्या होते हैं, सुचालक के अंतर्गत आते हैं। लोहा हो गया, किसी भी प्रकार की धातु हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सुचालक पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। तो हम पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, सुचालक और कुचालक। कुचालक किसे कहेंगे, जिसके अंदर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उसको हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, कागज हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो टेस्टर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ये सब इनके ऊपर जो है, जो इनका हैंडल होता है, हैंडल के ऊपर रबड़ या प्लास्टिक के बने हुए हत्थे लगे हुए होते हैं, जिसके कारण जो है हम विद्युत के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं। और कभी भी विद्युत का कार्य करते समय रबड़ के बने हुए दस्ताने, प्लास्टिक की चप्पलें पहनने का निर्देश दिया जाता है। तो इसलिए दिया जाता है ताकि जो है वो कुचालक पदार्थों के कारण जो है हमको विद्युत आघात लगने की संभावना कम से कम हो जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी आदि में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये कैसे पदार्थ हैं, सुचालक पदार्थ हैं। जबकि कुछ ठोस पदार्थ, ये देखिए लिखा है, जबकि कुछ ठोस पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनकी सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ये कुचालक पदार्थ होते हैं और इनसे जो है होकर विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाती। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के सुचालक यानी अच्छे चालक पदार्थ होते हैं। इनके अंदर जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, चल सकती है ना। तथा वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत के हीन चालक या कुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सुचालक और कुचालक या हीन चालक की परिभाषा लिख सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि ठोस पदार्थों में विद्युत चालन की जांच टेस्टर के द्वारा की जाती है। तो टेस्टर को आप लोगों ने देखा होगा, कैसा होता है टेस्टर, सामने जो है एक लोहे का बना हुआ ऐसा उसमें हैंडल होता है और पीछे जो है रबड़ या प्लास्टिक का बना हुआ एक हत्था होता है टेस्टर में, है ना। तो ये जो टेस्टर होता है, इसके अंदर एक इंडिकेटर बल्ब लगा हुआ होता है। जब हम इसको किसी विद्युत परिपथ में डालते हैं तो इंडिकेटर जलता है और हमको पता चलता है कि ये विद्युत धारा उस परिपथ में प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। अब एक अभी शब्द आ गया है, परिपथ। ठीक है, तो ये परिपथ क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह की जांच हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, परिपथ का अर्थ होता है वह पथ जिसमें होकर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं या वह पथ जिसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसीलिए परिपथ या विद्युत परिपथ उसे कहेंगे जिसमें से होकर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को गमन करने के इससे पहले हम लोग जो है पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो धनायन होते हैं या धन चार्ज होते हैं, वो ऋण चार्जों के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, मतलब दो विषम चार्ज एक दूसरे को, चार्ज यानी आवेश, दो विषम आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो सम आवेश होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन
दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब एक ऋणावेश क्या करेगा, दूसरे धनावेश को जो है आकर्षित करेगा। या फिर यहाँ पर भी ये मतलब निकाल सकते हैं कि एक ऋणावेश दूसरे ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा, एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो मान लो कोई ऋणावेश है और वो एक परिपथ में, परिपथ उसके लिए क्या होगा, कोई सुचालक पदार्थ। ठीक है, तो किसी सुचालक पदार्थ के बने हुए परिपथ में वह गमन कर रहा है, तो उसके विपरीत दिशा में क्योंकि विद्युत का चालन हो रहा है, इसीलिए इस परिपथ को हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। विद्युत परिपथ का अर्थ है वह मार्ग जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, अब एक सामान्य विद्युत परिपथ हम कैसे कैसे बना सकते हैं। हमारे घरों का सबसे सामान्य विद्युत परिपथ कैसे बनता है, उस परिपथ में होता है एक तार, कुंजी, कुंजी यानी स्विच, बल्ब और बैटरी, या जिसको हम विद्युत स्रोत भी कह सकते हैं। एक सामान्य सा विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तार को जो है हम लोग, अब क्योंकि इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनके चित्र तो हम लोग सभी जानते हैं कि कैसे होते हैं, लेकिन जब हम इसको कॉपी पर रेखा चित्र बनाते हैं तो विद्युत परिपथ की कुंजी यानी स्विच का चित्र बनाना, बल्ब का चित्र बनाना, बैटरी का चित्र बनाना और तार का सेम टू सेम चित्र बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम इनको चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तार के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन का प्रयोग करते हैं। कुंजी के लिए एक 2 खंड की स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उसके बीच में जो है इस प्रकार से कुंजी को दर्शाते हैं एक आड़ी लाइन के ऊपर वृत्त के द्वारा। अगर आड़ी लाइन के ऊपर यह वृत्त इस प्रकार से खुली अवस्था में है तो यह खुली कुंजी कहलाता है। मतलब अभी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर इस लाइन में यह वृत्त दूसरे छोटी लाइन के साथ में जुड़ा हुआ है तो यह बंद कुंजी कहलाता है और अभी विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाहित हो रही है। इसके अतिरिक्त बल्ब के लिए इस प्रकार से एक वृत्त को दर्शाते हैं, जब क्या इसके अंदर 2 लाइनों को दर्शा के फिलामेंट को दर्शाया जाता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन नामक धातु का बना हुआ होता है। इसमें भी हम बल्ब को जलता और बंद दोनों प्रकार के बल्ब को दर्शा सकते हैं। अगर बल्ब के चिन्ह के ऊपर इस प्रकार से कुछ किरणों के निशान या फिर कुछ लाइनों के द्वारा जो है हम लोग जलते हुए बल्ब को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और बैटरी के लिए हम लोग एक छोटी स्ट्रेट लाइन पर एक लंबी खड़ी लाइन और दूसरी छोटी स्ट्रेट लाइन पर एक छोटी खड़ी लाइन के द्वारा जो है बैटरी को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से तार, कुंजी, बल्ब और बैटरी को जो है हम लोग दर्शा सकते हैं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं तार, कुंजी और बल्ब के चिन्हों को। तार का चिन्ह एक स्ट्रेट लाइन, कुंजी का चिन्ह 2 प्रकार का होता है। पहली होती है हमारी खुली कुंजी, दूसरी होती है हमारी बंद कुंजी। ठीक है, ये हमारी बंद कुंजी। ठीक है, और उसी तरीके से विद्युत बल्ब पहला है हमारा सामान्य बल्ब जो जल नहीं रहा है और दूसरा है ऐसा बल्ब जो जल रहा है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा विद्युत उपकरण है वो है सेल। तो सेल के लिए एक स्ट्रेट लाइन के साथ में एक बड़ी खड़ी लाइन और एक छोटी खड़ी लाइन के साथ में एक और स्ट्रेट लाइन को ऐसे जोड़ते हैं। ये हमारे सेल के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ी खड़ी लाइन है वो हमारा धन ध्रुव होता है बैटरी का, और जो छोटी खड़ी लाइन है वो हमारी बैटरी का ऋण ध्रुव होता है। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं, कई सारी सेल मिलकर बैटरी का निर्माण करती है। ये किसका चिन्ह है? सेल का। और कई सारी सेल मिलके बैटरी का निर्माण करती है। कई बार प्रश्न पूछ देता है बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है। तो सेल जो है एक छोटा विद्युत सोर्स होता है और कई सारी सेल मिलाकर ज़्यादा पावर की, ज़्यादा वोल्टेज की विद्युत जब उत्पन्न की जाती है तब उसको जो है हम लोग बैटरी कहते हैं। तो बैटरी को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के साथ में खड़ी लाइन, फिर
धन ध्रुव मतलब एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव के अंत में फिर धन ध्रुव और फिर ऋण ध्रुव। इस तरीके से इस श्रृंखला को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी बैटरी हो गई। तो इस तरीके से आप बैटरी और सेल में अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि ये जो विद्युत परिपथ होता है, अब हम लोग एक विद्युत परिपथ को बनाकर भी देख लेते हैं। कैसे बनेगा विद्युत परिपथ? सबसे पहले स्ट्रेट लाइनों के संयोजन के द्वारा हम तार का एक परिपथ तैयार करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइनों के संयोजन द्वारा इस प्रकार से एक परिपथ को तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है हमको सबसे पहले लगाना है एक बल्ब, जो कि जलकर हमको यह बताएगा कि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी इस परिपथ में आपको क्या क्या कमी दिखाई दे रही है? देखिए, 2 स्थानों से यह परिपथ आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना। ये 2 स्थानों से परिपथ टूटा हुआ है। तो जो फर्स्ट स्थान है उसमें हम लगाएंगे एक सेल। ये हमारी सेल लग गई, किंतु अभी भी इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक अन्य स्थान से भी ये जो है अभी टूटा हुआ है। यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी कुंजी। कुंजी आपको पता है, इस प्रकार लगाने पर हम क्या बोलेंगे इसको? खुली कुंजी। खुली कुंजी में देखिए, ये जो दोनों सिरे हैं, है ना, दोनों सिरे जो हैं हमारी विद्युत परिपथ के, वे आपस में जुड़े हुए नहीं है। इसी कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और बल्ब जल नहीं रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों सिरों को ऐसे बंद कुंजी के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। अब जो है हमारे बल्ब को हम जलता हुआ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा विद्युत परिपथ बन गया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इस विद्युत परिपथ में अगर हम टेस्टर लगाते हैं तो हमारे टेस्टर का जो इंडिकेटर होता है, यानी सूचक होता है, छोटा सा बल्ब, वह जलेगा और हमको पता चलेगा कि यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। आपने अपने घरों में देखा होगा कि ठोस पदार्थों में विद्युत चालन की जांच टेस्टर द्वारा की जाती है। क्या द्रव में भी विद्युत चालन करते हैं? तो मैंने बताया कि कई सारे द्रव पदार्थ जो है क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। और आसुत जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। यहाँ पर आप एक आवश्यक सामग्री ले सकते हैं जिसकी सहायता से आप क्रियाकलाप एक को कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री में क्या क्या होगा? प्लास्टिक या रबड़ का छोटा ढक्कन या बीकर ऐसा कांच का बना हुआ पात्र होता है। ठीक है, बीकर जो है इस प्रकार का कांच का बना हुआ पात्र होता है। अब यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक या रबड़ का छोटा ढक्कन या बीकर, सिरका या नींबू का रस, 2 टेस्टर, बैटरी, बल्ब, 2 विद्युत तार। प्लास्टिक या रबड़ का छोटा ढक्कन या बीकर लेकर उससे थोड़ा नींबू का रस या सिरका डालिए। ठीक है, अब नींबू का रस और सिरका कैसा होता है? अम्लीय पदार्थ होता है। ठीक है, क्योंकि सिरका क्या है हमारा? एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3CH3COOH। ठीक है, और नींबू का रस में क्या उपस्थित होता है? साइट्रिक एसिड उपस्थित होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों एसिड में से कोई भी एक को जो है थोड़ा सा हम लोग बीकर में डाले हुए पानी के अंदर डाल देंगे और एक टेस्टर को तार की सहायता से बैटरी से तथा दूसरे टेस्टर को तार की सहायता से बल्ब से जोड़ देंगे। बैटरी के दूसरे सिरे को तार की सहायता से बल्ब से जोड़ें। अब दोनों टेस्टरों के सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबाइए। ध्यान रहे कि दोनों टेस्टरों के सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो और एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप यहाँ पे सीधे प्रयोग में देख लीजिए, इस प्रकार का हमको जो है प्रयोग को बनाना है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारी बैटरी लगी हुई है, एक से अधिक सेल यहाँ जुड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। एक बल्ब लगा हुआ है, ये तार है और यहाँ पर जो है हमारी कुंजी नहीं दी हुई है। कुंजी के स्थान पर हमने इसको कहाँ डाला हुआ है? नींबू के रस अथवा सिरका के अंदर डाला हुआ है। तो अगर यह पदार्थ जो कि इस पात्र के अंदर भरा हुआ है, बीकर के अंदर, अगर वह विद्युत का चालक होगा
तो यहाँ पर वह कुंजी का कार्य करेगा, विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देगा। अगर सुचालक होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और अगर कुचालक होगा तो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब हम यहाँ पर किसी प्रकार का एसिड और जल का मिश्रण भरते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब जलता है। इससे हमें पता चलता है कि नींबू के रस और सिरके का जो विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा परीक्षण आप अन्य पदार्थों के साथ भी कर सकते हैं, और वहाँ पर उन्हें सुचालक और कुचालक या हीन चालक की कैटेगरी में बांट सकते हैं। आपने देखा कि जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच नींबू का रस या सिरका अथवा कोई अन्य द्रव्य विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तब विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे तो यहाँ पर जब हम अलग अलग पदार्थों को चेक करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप अशुद्ध जल डालते हैं यानी शुद्ध जल डालते हैं तो वो बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कभी कभी द्रव के सुचालक होने पर भी ऐसा हो सकता है कि बल्ब ना जले। तो क्या कारण हो सकता है? तो कारण हो सकता है कि जो हमारा विलयन है उसके अंदर जो है आयनों की मात्रा यानी इलेक्ट्रॉनों की मात्रा इतनी नहीं है कि वहाँ पर तंतु पर्याप्त मात्रा में गर्म हो और वहाँ पर प्रतिदीप्त हो, यानी कि उसमें से जो है उजाला या रोशनी आपको दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब है, और इस बल्ब के अंदर इस प्रकार से टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट लगा हुआ होता है। इसको गर्म करने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? निश्चित ताप की। अगर इससे कम ताप प्राप्त होता है तो ये जो है फिलामेंट नहीं प्रतिदीप्त होता है, मतलब इसमें से रोशनी नहीं निकलती है। उसी प्रकार से इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ताप की मात्रा अधिक है तो ये फिलामेंट टूट भी सकता है, जिसके कारण बल्ब फ्यूज हो जाता है, और फिर जो है हमारे विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। तो आशा है आपको आज के वीडियो में विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, सामान्य से विद्युत परिपथ में क्या क्या उपकरण होते हैं, और विद्युत धारा क्या होती है यह समझ में आ गया होगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये आप जान गए होंगे। कौन कौन से पदार्थ सुचालक और कुचालक होते हैं इनको भी आपने देख लिया होगा, और जो पदार्थों के बारे में आगे की जानकारी है वो हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।